हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय मानसून के भाग 3 की। भारतीय मानसून का भाग 3 का मतलब यहाँ अब तक हमने जो है भारतीय मानसून की उत्पत्ति की दो तरीके की संकल्पनाएं पढ़ी। एक तापीय संकल्पना और दूसरी जो है गतिक संकल्पना। अब हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति की आधुनिक संकल्पना या नवीन संकल्पना, जिसे जेट स्ट्रीम संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। तो जो जेट स्ट्रीम संकल्पना है, इस जेट स्ट्रीम संकल्पना के अनुसार भारतीय मानसून की उत्पत्ति के ऊपर जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और जेट स्ट्रीम ही भारतीय मानसून की उत्पत्ति और उसके आगे बढ़ने को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से ये जो वर्तमान में ये जो संकल्पना है, यही सबसे ज्यादा प्रचलित संकल्पना है और इस संकल्पना पर पूरी तरह से जेट स्ट्रीम ही निर्धारक कारक के रूप में भूमिका निभाता है। इसीलिए इस संकल्पना को जेट स्ट्रीम संकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो जेट स्ट्रीम संकल्पना, तो सबसे पहले हम जेट स्ट्रीम के बारे में बात करें। हालांकि जेट स्ट्रीम के बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रवाहित होने वाली एक तीव्र गति की पछुआ पवनें हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली एक लहर है, एक तरंग के रूप में है, जो मुख्य रूप से ऊपरी वायुमंडल में प्रवाहित होती है। और इस प्रकार की मजबूत और काफी तीव्र गति वाली जो पवनें हैं, उन्हीं को जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। और जो जेट स्ट्रीम है, ये मुख्य रूप से परिध्रुवीय भंवर का भाग है, अर्थात जो ध्रुवों के नजदीक ऊपरी वायुमंडल में जो वृत्ताकार सर्कुलेशन वायु का बनता है, उस परिध्रुवीय भंवर का ही जो भूमध्य रेखा की साइड वाला जो भाग है, वही जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। और जेट स्ट्रीम का जो मार्ग है वो सर्पिल आकार का है, अर्थात वह लहरनुमा मार्ग से जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है। और इस जेट स्ट्रीम का भारतीय उपमहाद्वीप, जो मुख्य रूप से मानसून जलवायु के अंतर्गत आता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर इस जेट स्ट्रीम की जो दिशा है वो मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो यहाँ आप दो डायग्राम देख सकते हैं, एक शीतकाल की स्थिति दिखाया गया है और दूसरा जो है ग्रीष्मकाल की स्थिति है। और यहाँ ये वक्र के द्वारा आपको जेट स्ट्रीम की दिशा प्रदर्शित की गई है कि जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर लहरनुमा मार्ग से अग्रसर होता है। तो ये जेट स्ट्रीम है और जेट स्ट्रीम ही भारतीय मानसून के उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो यदि हम बात करें जेट स्ट्रीम की शीतकाल की कंडीशंस की बात करें, तो जेट स्ट्रीम की जो लहर है, उस लहर में आप देख सकते हैं जो ध्रुवीय पछुआ जेट स्ट्रीम, ये जो जेट स्ट्रीम है इसको हम ध्रुवीय पछुआ जेट स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह परिध्रुवीय क्षेत्र का ही जो भंवर है उसी का एक हिस्सा है, उसी का भूमध्य रेखीय भाग है। और ये ध्रुवीय पछुआ जेट स्ट्रीम जब पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होता है, शीतकाल की मैं बात कर रहा हूं, तो शीतकाल में चूंकि इसका विस्तार भूमध्य रेखा की ओर अधिक हो जाता है, क्योंकि जो वायुदाब की पेटियां हैं और सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण वायुदाब की पेटियां और पवनें जो हैं दक्षिण की तरफ स्थानांतरित हो जाती हैं, और जो जेट स्ट्रीम है वो काफी दक्षिण की तरफ स्थानांतरित होकर के परिध्रुवीय भंवर भारत के लगभग उत्तरी भाग से होकर के लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये जेट स्ट्रीम विस्तृत हो जाता है। तो जब शीतकाल में ये जेट स्ट्रीम या जेट हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ती हैं, तो हिमालय और तिब्बत के पठार के यांत्रिक अवरोध के कारण इस जेट स्ट्रीम का द्विशाखन हो जाता है, अर्थात तिब्बत के पठार और हिमालय से टकराने के बाद में ये जेट स्ट्रीम दो शाखाओं में बट जाती है। और इसकी एक शाखा तिब्बत के उत्तर से होकर प्रवाहित होती है और दूसरी जो शाखा है वो हिमालय पर्वत के दक्षिण से होकर के प्रवाहित होती है, जो मुख्य रूप से भारत के ऊपर से गुजरती है। और ये जो जेट स्ट्रीम है, इसकी जो लहर है, उस लहर में आप देख सकते हैं दो स्थितियां बनती हैं। एक
अफगानिस्तान और भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान के आसपास जो क्षेत्र है, यहां पर इस लहर का प्रतिचक्रवातीय क्रम जो है आता है और इस लहर के वक्र की स्थिति देख सकते हैं और वक्र के आधार पर ही यहाँ उच्च वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रतिचक्रवाती दशाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार से इस लहर के मोड़ की वजह से ऊपरी वायुमंडल में अफगानिस्तान और उत्तरी पश्चिमी जो पाकिस्तान भारत वाला इलाका है, यहाँ पर प्रमुख रूप से ऊपरी वायुमंडल में प्रतिचक्रवातीय दशाएं बन जाती हैं। ऊपरी वायुमंडल में हवाएं क्लॉकवाइज चलने लगती हैं, अर्थात प्रतिचक्रवातीय दशा में हवाएं घूमती हैं और हवाएं प्रतिचक्रवाती दशाएं बनने की वजह से ऊपर से नीचे उतरती हैं। इस प्रकार से, और वहीं जो हिमालय का उत्तरी भाग तिब्बत के पठार वाली जो साइड है, वहां पर इसकी लहर के मोड़ की वजह से यहाँ पर उच्च वायुमंडलीय चक्रवातीय दशाएं बनती हैं। तो इस प्रकार से इस जेट स्ट्रीम की वजह से ऊपरी वायुमंडल में प्रतिचक्रवातीय दशाएं यहाँ, चूंकि अफगानिस्तान और उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और भारत वाला जो इलाका है, यहाँ पर बनने वाली उच्च वायुमंडलीय जो दशाएं हैं, ये भारतीय क्षेत्र पर स्थलीय भाग में चलने वाली धरातलीय पवनों के प्रारूप को प्रभावित करती हैं। और जब ऊपरी वायुमंडल में प्रतिचक्रवाती दशाएं होती हैं तो यहाँ पर हवाएं ठंडी होकर भारी होकर नीचे बैठती हैं और नीचे उतरने की वजह से यहाँ जो पवन प्रारूप है वो धरातलीय क्षेत्रों में उत्तर से दक्षिण, या फिर ये कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगता है। और यही पवन प्रारूप उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है, जिसको हम शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। और यह चूंकि स्थलीय भागों से समुद्र की ओर चलने वाली हवाएं हैं, इसीलिए इनके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में कोई वर्षा नहीं होती, या फिर छिटपुट वर्षा को छोड़ करके अन्यत्र ज्यादातर ये हवाएं शुष्क रहती हैं। वहीं अब यदि हम बात करें ग्रीष्म काल की, तो ग्रीष्म काल में स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो उत्तरायण होने के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होने लगते हैं, फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है। और उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है तो जो तिब्बत का पठार है ये अत्यधिक गर्म हो जाता है और अत्यधिक गर्म होकर के हीटर की तरह कार्य करता है। और जो वायुदाब और पवन की जो पेटियां हैं वो सारी पेटियां उत्तरायण हो जाती हैं, सारी पेटियों में उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। फलस्वरूप जो ध्रुवीय पछुआ जेट स्ट्रीम था, वो ध्रुवीय पछुआ जेट स्ट्रीम भी उत्तरायण की ओर खिसक जाता है। और इस प्रकार से ग्रीष्मकालीन दशाओं में या ग्रीष्म काल में लगभग जून के बाद ये स्थिति बनती है कि भारत के ऊपर जो जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा थी, वो दक्षिणी शाखा भारत के ऊपर से हट जाती है और जेट स्ट्रीम उत्तर की तरफ खिसककर तिब्बत के उत्तर में स्थापित हो जाता है। और फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र से जेट स्ट्रीम का प्रभाव समाप्त हो जाता है, अर्थात ऊपरी वायुमंडल में जो भारत के ऊपर से जाने वाली जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा थी वो विलुप्त हो जाती है ग्रीष्म काल में। और उसकी जो मुख्य वजह है विलुप्त होने की, उसका मुख्य कारण है तिब्बत के पठार का गर्म होना। और तिब्बत के पठार के गर्म होने की वजह से ही ये जो दक्षिणी शाखा है ये हट जाती है भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से। और जब ये दक्षिणी शाखा हट जाती है तो उत्तरी जो शाखा है वो विद्यमान रहती है। और उत्तरी शाखा में जो जेट स्ट्रीम की जो तरंग है, उस तरंग की कंडीशन ये है, तरंग के जो मोड़ है उस मोड़ के आधार पर आप देख सकते हैं कि जो अफगानिस्तान, ईरान और उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान वाला जो भाग है वहां पर ऊपरी वायुमंडल में एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चल रही हैं, अर्थात ऊपरी वायुमंडल में चक्रवातीय दशाएं बन जाती हैं। और वहीं तिब्बत के उत्तर में और पूर्वी जो क्षेत्र है, तिब्बत पठार के उत्तर और पूर्वी भाग में, यहाँ पर ऊपरी वायुमंडल में प्रतिचक्रवाती दशाएं बनती हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में या भारत वाले क्षेत्रों में धरातलीय पवन प्रारूप पर ये जो उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में बने हुए उच्च वायुमंडलीय पवन संचार का प्रभाव पड़ता है। और जब यहाँ उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ऊपरी वायुमंडल में चक्रवातीय दशाएं बन जाती हैं, ऊपरी वायुमंडल में न्यून दाब बन जाता है। और वहीं भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में धरातलीय न्यून दाब पहले से ही विकसित होता है, क्योंकि धरातलीय क्षेत्रों में तापमान
काफी ज्यादा होने की वजह से धरातलीय क्षेत्रों में न्यून दाब होता है। लेकिन धरातलीय न्यून दाब होने के बावजूद भी जब तक भारत के ऊपर से ये ध्रुवीय पछुआ जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा नहीं हट जाती तब तक मानसून सक्रिय नहीं होता है, क्योंकि धरातलीय न्यून दाब होने के बावजूद भी जब तक ये उच्च वायुमंडलीय प्रतिचक्रवाती दशाएं रहती हैं तो ये हवाओं के ऊपर उठने को रोकती हैं, अर्थात ऊपर उच्च वायुमंडल में जब प्रतिचक्रवाती दशाएं हैं और हवाएं ऊपर से नीचे उतर रही हैं तो वो नीचे से ऊपर उठने वाली हवाओं को रोक देती हैं और इस प्रकार से हवाओं को ऊपर नहीं उठने देती। और यही कारण है कि भारत में अप्रैल और मई के महीने जो हैं भयंकर रूप से तपते हैं और तापमान बहुत ज्यादा होने की वजह से धरातलीय क्षेत्रों में न्यून दाब के केंद्र बन जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दक्षिण पश्चिमी मानसून नहीं आता है या बरसात की शुरुआत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही लगभग मध्य जून के पश्चात ये जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा भारत के ऊपर से हट जाती है, उसी हटने के दौरान या हटने के साथ ही धरातलीय न्यून दाब के साथ साथ ऊपरी वायुमंडल में भी न्यून दाब के केंद्र और चक्रवाती दशाएं बन जाती हैं। फलस्वरूप नीचे से उठने वाली जो हवा है उसको उच्च तलीय जो न्यून दाब है वो और ज्यादा तेजी से खींचता है और इस प्रकार से पुश और पुल दोनों ही फैक्टर काम करते हैं, दोनों ऊर्जा काम करती है और हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ तेजी से झपटती हैं और इस प्रकार से जो हवाएं हैं वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप पर झपटती हैं और ये चूंकि दक्षिणी सागरीय क्षेत्रों से आती है इसलिए ये पर्याप्त मात्रा में वर्षा करती है। तो इस प्रकार से ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत तब होती है जब जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा भारत के ऊपर से हट जाती है और ये स्थिति बनती है लगभग मध्य जून के पश्चात। तो इस प्रकार से ये जेट स्ट्रीम है और जेट स्ट्रीम के द्वारा ही भारतीय क्षेत्र में मानसूनी हवाओं का क्रम निर्धारित होता है। मानसून का देरी से आना, मानसून का जल्दी आना, ये सारी चीजें इस जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा के हटने पर ही डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर उच्च तलीय जो जेट स्ट्रीम है वो उच्च तलीय ध्रुवीय पछुआ जेट स्ट्रीम ये ही मानसून की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है या इसी के आधार पर भारतीय मानसून अग्रसर होता है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये जो संकल्पना है मानसून उत्पत्ति के बारे में जो आधुनिक मत है, इसी आधुनिक मत को जेट स्ट्रीम के मत या जेट स्ट्रीम की संकल्पना के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं आपको भारतीय मानसून की उत्पत्ति की जेट स्ट्रीम संकल्पना के बारे में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।